हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अब तक तो देखो अपन फोर्थ एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन फिफ्थ एक्सरसाइज सोल्व करते हैं, जो है एप्लीकेशन ऑफ ए डेरिवेटिव एंड मैट्रिक्स। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी आप कह सकते हो। तो पहली बात तो देखो ये है कि पढ़ लो या फिर सिर्फ देख लो वीडियो। चैनल अगर सब्सक्राइब कर लो तो बिगड़ा थोड़ी है, बदला पिस्सा थोड़ी लगन लग रही है। तो कम से कम थे भी करो और दो टावरा को और को भी करवाओ, ताकि बिरो बड़े बन भी गई आपने स्कूल का महीने की पढ़ाई हो रही है। तो इस पर भी ध्यान दो थोड़ा सा, 5-7 बढ़वाओ क्यों, तो ताकि मैं भी व्यवस्था की बढ़िया बढ़िया कर सका। अब 5-6 दिन आप मतलब 6 दिन कंटिन्यू पढ़ना, एक दिन की छुट्टी करा, हाँ तो बीके माइन भी देखो यार छुट्टी इकले करी जाए कथे। मतलब जो पढ़ रहा हो इन 6 दिन पढ़ की और 7वें दिन भी को रिवीजन कर लो। और अगर थे या नहीं कर रहा हो इको मतलब जो मैं कोशिश कर रहा हूँ स्कूल की तरफ हूँ, जो क्यों कोई फायदा वाली बात है को नहीं। और थे मतलब जो की मेहनत अपन करनी चाहिए वह थे कर कौन पा रहा। तो सौ पर तो देखो यही चीज़ जरूरी है 5-7 दिन को। जो भी एक सप्ताह में आप 6 दिन में पढ़ा, हाँ रेगुलर आपने चाहे स्कूल लगे 6 दिन कंटिन्यू लगे, 7वें दिन संडे की छुट्टी हुआ तो 7वें दिन संडे की छुट्टी है जी यही इकले ही हुआ है कि 7वें दिन को रिवीजन कर सको। नहीं तो 7वें दिन थाने फिर पढ़ाया सिलेबस है जो 3 महीना लो जो 1.5 महीने में पूरा हो जाएगा या 2 महीना में हो जाएगा, टाइम भी बचा है। पर मैम कोई फायदा वाली बात कौन रहा टाबर सीख कौन पा, तो रिवीजन है जो को आपने टाइम टू टाइम कराया करो। ठीक है। अब देखो, अब शुरुआत करा आप 5वीं प्रश्नावली की या फिफ्थ एक्सरसाइज की। तो देखो फिफ्थ एक्सरसाइज की है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सॉरी डिटरमिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ ए डिटरमिनेंट। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, जब डिटरमिनेंट अपने स्टार्ट किया था उस समय आपको बताया था कि जैसे आप लोग दो इक्वेशंस को सोल्व करते हो। जैसे मान लो आपको दो इक्वेशन यूं दी गई है कि ए एक्स प्लस ए बी वाई, या ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू। ठीक है। अब इसके बाद में अगर इनका सॉल्यूशन अपन वैसे 10th 9th क्लास में बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ चुके हैं। जैसे फर्स्ट आपका था एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड था आपका। एलिमिनेशन के बाद में सेकंड क्या था, कोफिशिएंट इक्वल करके था, इक्विवेलेंसी ऑफ ए कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट्स को इक्वल करके था। फिर इसके बाद में एक आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर वो था ग्राफिकल मेथड। ठीक है। ग्राफिकल के बाद में फोर्थ था आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसी आधार पर बहुत सारे जो अपने मेथड है वो थे। लेकिन अब जब अपन 12th में अगर इनको सीख रहे हैं तो इनका एक अलग तरीका और हो जाएगा अपने पास, और वो कौन सा है, मैट्रिक्स मेथड। कौन सा है, मैट्रिक्स मेथड। अब यहाँ पर अपन एक नहीं दो तरीके पढ़ेंगे, जिसमें एक तो अपना अपने को पढ़ना है मैट्रिक्स मेथड और दूसरा पढ़ना है अपने को क्रेमर रूल, क्रेमर रूल। और ये जो क्रेमर रूल है ये आपका ज्यादातर लगभग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बिल्कुल सेम ही होता है। ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा अपन इसको समझते हैं कि ये रूल है वो लागू कैसे होता है। तो देखो, जैसे मान लो ग्राफिकल मेथड से अपन देखें तो अपने पास लीनियर इक्वेशन यानी दो लाइंस हैं, उनके जो सॉल्यूशन है मान लो एक लाइन यूं है और एक लाइन यूं जा रही है। ठीक है। तो इन दोनों लाइंस को कहीं ना कहीं अगर अपन आगे बढ़ाएं तो वो एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जरूर पास होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ही पॉइंट पर पास होती है, इसका मतलब ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है मतलब अपने को सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा। जबकि दूसरे में अपन यूं देखें कि जैसे एक लाइन है वो यूं है, ठीक है, और दूसरी लाइन है वो यूं है, यानी यहाँ पर लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। अगर ये लाइंस पैरेलल हुई इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर कॉमन पॉइंट नहीं है इसका मतलब अपन कहते हैं इसको नो सॉल्यूशन। यानी जब लाइंस पैरेलल होती हैं तब इनमें नो सॉल्यूशन होता है। फिर इसके बाद में जैसे मान लो एक लाइन है वो आपको यूं दी गई है, ठीक है। तो इस लाइन की जो लिमिट है, लिमिट मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो आपका यहाँ से यहाँ तक ही है। लेकिन दूसरी लाइन है वो यहाँ से इसी लाइन पर और मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा है, यानी यहाँ तक आ रही है, आगे तक मान लो यहाँ तक। ठीक है। तो अब ये दो लाइन हो गई, एक तो पॉइंट ए से लेके बी तक है, दूसरी पॉइंट ए से लेके सी तक है। तो यहाँ पर तो हर एक पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में कॉमन है कि नहीं। तो इस स्थिति में जो होता है उसके अपन कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये तो हो गई जो अपन 9th और 10th में जानते थे, यानी दो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट करेंगी मतलब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो गया।
पैरेलल होंगी नो सॉल्यूशन हो गया। और अगर एक दो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर यानी लगभग पैरेलल टाइप ही मान लो, जिनको अपन या फिर कोलिनियर कह सकते हैं अपन, यानी दो लाइन्स हैं वो कोलिनियर होती हैं, तब इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं वो दोनों के बीच में कॉमन होते हैं, और ऐसी स्थिति में अपन इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन है उनको अपन इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है। अब देखो, अब अपन पढ़े मैट्रिक्स मेथड। ठीक है। अब मैट्रिक्स मेथड पढ़ें तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर अपने को जो इक्वेशंस दी गई थी उनके सॉल्यूशन है वो तीन टाइप के आए थे। कौन कौन से? यूनिक आया था, नो सॉल्यूशन आया था, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया था। अब मैट्रिक्स मेथड में देखो क्या होता है, सबसे पहले अपने को यही फाइंड आउट करना होता है कि दी गई लीनियर इक्वेशन है उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अभी अभी आपको तीन टाइप के सॉल्यूशन बताए थे, और तीन टाइप के सॉल्यूशन में यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड में इनको सिर्फ दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। कौन कौन से में? या तो सॉल्यूशन होगा, या फिर जो बाकी दो पार्ट पार्ट बच गए आपके, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उनको उन दोनों को अपने एक ही कैटेगरी में मानते हैं कि सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। अब जब सॉल्यूशन होगा तब तो उसको अपन क्या कहेंगे, और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तब अपन उसको क्या कहेंगे? तो यहाँ पर देखो कहा जाता है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। तो देखो, कंसिस्टेंसी क्या है कि जब लीनियर इक्वेशन है यानी जो लाइंस की इक्वेशन अपने को दी गई है उनका अगर यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है मतलब एक्स और वाई की अगर एक एक वैल्यू आती है, तब तो ये क्या है? कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है मतलब ये दोनों को एक पॉइंट पर मतलब क्रॉस करके या एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके आगे पास हो जाएगी। जबकि इनकंसिस्टेंसी में दोनों पॉइंट आपके माने जाते हैं, नो सॉल्यूशन है तो वो भी होगा, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो वो भी होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो भी होगा। आगे बात समझ? यानी ये दोनों हैं वो इनकंसिस्टेंसी में माने जाते हैं, जबकि कंसिस्टेंसी में सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन है वो माना जाता है। ठीक है। अब देखो अपने को कैसे पता लगेगा कि जो दी गई लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं? ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसमें मैट्रिक्स मेथड लागू कैसे होगा, यानी लीनियर इक्वेशन में मैट्रिक्स मेथड है वो लागू कैसे होगा? देखो, मैट्रिक्स मेथड अपन यूं लागू करेंगे कि जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। अपने पास एक इक्वेशन है, सॉरी दो इक्वेशन है। एक तो है x प्लस टू वाई इक्वल टू अपन ने मान लिया 3। ठीक है। और दूसरे में अपन ने मान लिया 2x प्लस वाई इक्वल टू अपन ने मान लिया वापिस 3। ठीक है। चलो, अब देखो, अब अपन इनमें इसमें मैट्रिक्स मेथड लागू करने के लिए क्या करते हैं कि इन दी गई इक्वेशन को एक मैट्रिक्स में इस अलग अलग मैट्रिक्स में इस प्रकार तोड़ देते हैं कि उनको सोल्व करने पर ये वापिस लीनियर इक्वेशन, ये जो इक्वेशन अपने को दी गई है यही वापिस बन जाए। जैसे एक तो अपन इनके कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बना लेते हैं। कोफिशिएंट से क्या बनेगी? पहली इक्वेशन में एक्स और वाई के कोफिशिएंट 1 2, दूसरे में 2 और 1। ठीक है। अब इसको अपन एक ही कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें एक ही कॉलम है जिसकी वैल्यूज एक्स एंड वाई है। ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा ये 3 एंड 3। समझ में आया होगा? अगर 3/3 की मतलब 3/3 मतलब तीन तीन वेरिएबल अगर अपने पास है, यानी यहाँ पर दो ही वेरिएबल अपन लेके चले हैं एक्स एंड वाई, अगर तीसरा वेरिएबल अपने पास एक्स वाई और जेड और हुआ, तब अपन क्या करेंगे, ये 2/2 की मैट्रिक्स बनने की बजाय ये 3/3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। और यहाँ पर ये एक कॉलम मैट्रिक्स बनने की बजाय कॉलम मैट्रिक्स बनेगी, लेकिन इस टाइम इसमें दो एलिमेंट ना होकर कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 3 एलिमेंट हो जाएंगे। जिस क्वेश्चन को मैं मतलब ये समझाने के बाद समझा देता हूँ 3/3 का जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलो, अब इसके बाद में देखो, जैसा कि आपको फोर्थ एक्सरसाइज में बताया था कि एक डिटर्मिनेंट है वो एक यूनिक वैल्यू होती है जो एक ही मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक ही मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को अपन मान लेते हैं मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स मान लेते हैं बी, और सॉरी एक्स, और ये मैट्रिक्स मान लेते हैं अपन बी। ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए और एक्स और बी अपन ने मानी थी वो मैट्रिक्स आपकी यूं हो जाएंगी कि ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है। अब यहाँ पर अपने को वैल्यू एक्स और वाई की फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू अगर अपन फाइंड आउट करेंगे तो ये बी अपॉन ए हो जाएगा। जबकि आप थर्ड एक्सरसाइज जो आपको पढ़ा दी गई है, या अगर कोई जैसे नहीं जानता बच्चा तो वो कमेंट कर दे, मैं इसके बाद में थर्ड एक्सरसाइज है वो भी पढ़ा। तो देखो, मैट्रिक्स में कभी भी डिवीजन का जो ऑपरेशन होता है वो कर ही नहीं पाते अपन। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक्स इक्वल टू ए को ए की पावर -1 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी ए की पावर -1 इंटू बी। ठीक है।
अब ये निर्भर करेगा किस पर, ए की पावर जो इनवर्स यानी ए इनवर्स है इसके एग्जिस्टेंस और डज नॉट एग्जिस्टेंस पर। ठीक है, और ये डिसाइड करेगा कौन, ये जो मैट्रिक्स ए है इससे बनने वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो यहाँ से अपने को दो वैल्यू मिलती हैं, कौन कौन सी, कि इफ ए से बनने वाले डिटर्मिनेंट को अपन मोड ऑफ ए कहें, इफ ए मोड ऑफ ए इक्वल टू जीरो, यानी एक जो मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर जीरो आती है इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, जबकि अगर मोड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो हो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है, मतलब कोई ना कोई सॉल्यूशन अपने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अपने पास मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या था, ए इक्वल टू अपने पास मैट्रिक्स थी 1 2 2 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें, डिटर्मिनेंट मतलब मोड ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा 1 2 2 एंड 1। ठीक है, अब इसको अगर अपन एक्सपेंड करें तो मोड ऑफ ए इक्वल टू, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस ये कर देंगे, यानी 1 माइनस 4, और 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, अब 1 माइनस 4 है वो माइनस का 3 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हियर मोड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, मोड ऑफ ए तो अपन ने फाइंड आउट कर ही लिया। अब देखो मोड ऑफ ए के बाद में अपने को फाइंड आउट करना है क्या, कि इसके जो मैट्रिक्स जो आपको दी गई है इसके अपन को फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो 2 by 2 ऑर्डर की है, इसका मतलब अपने पास है 4 को फैक्टर्स होंगे, जिसके लिए अगर अपन पहला F11 फाइंड आउट करें तो F11 क्या हो जाएगा को फैक्टर के लिए, -1 टू दी पावर 1 प्लस 1, इंटू में इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, वैल्यू बचेगी 1, तो इंटू में 1, सोल्व किया तो वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर F12 फाइंड आउट करें, F12 वापिस -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू में इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, वैल्यू 2 बच जाएगी, तो इंटू में 2 और इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। फिर एफ है 1 सॉरी 2 1 फाइंड आउट करें, F21 के लिए -1 टू दी पावर 2 प्लस 1 इंटू में इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, वापस वैल्यू 2 बच जाएगी, ये वापस माइनस का 2 हो जाएगा। फिर F22 फाइंड आउट करें, तो F22 फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर 2 प्लस 2 इंटू में इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे तो वैल्यू 1, तो 1 इक्वल टू वापिस 1 हो जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक। को फैक्टर्स अपन ने कैसे फाइंड आउट किए थे, -1 टू दी पावर आई प्लस जे मतलब नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम, इनटू में इसका माइनर, तो इसका माइनर क्या होता है, कोई भी वैल्यू है उसका माइनर उसकी रो और कॉलम को अगर अपन छोड़ दें तो से जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनसे बनने वाला माइनर मतलब बनने वाला जो डिटर्मिनेंट है वो उसका माइनर कहलाता है। तो यहाँ पर 1 1 के लिए देखेंगे तो इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, यानी ये माइनर बन जाएगा इसका, तो इंटू में ये रख दिया। फिर 2 के लिए देखेंगे इसको छोड़ दिया यानी ये बच जाएगा, यानी यहाँ पर 2 रख दिया। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद में ये जो को फैक्टर आया है, इस को फैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है मतलब उसको अपन कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको यूं लिखेंगे अपन, यानी ये मैट्रिक्स ए के को फैक्टर्स हैं और मैट्रिक्स ए के को फैक्टर्स हैं, अगर अपन मैट्रिक्स बना के जिसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लें तो वो उसका एडजॉइंट कहलाता है। तो ये क्या बन जाएगा, वैल्यू रखेंगे इनकी पोजीशन के अनुसार, जैसे ये F11 है मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 रख देंगे। फिर F12 है मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में -2। फिर F21 है मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है तो माइनस का 2। F22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी ये वापिस है 1। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब इसका ट्रांसपोज हो। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो वापिस वही आएगा, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 1 -2 एंड 1। ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इस एडजॉइंट ऑफ ए के बाद में अपने को क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स क्या होता है कि ए इनवर्स इक्वल टू वैल्यू होती है आपकी 1 अपॉन मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए मतलब जो इसका डिटर्मिनेंट होता है वो, और इनटू में अपन वापस रखेंगे मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो अपनी -3 आई थी, तो -3 आई थी तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 3 इंटू में वापस मैट्रिक्स रखोगे तो 1 -2 एंड 1। ये हो गया आपका ए इनवर्स। अब वैल्यू फाइंड आउट करनी थी अपने को अक्स और वाई की। अगर अपन अक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अक्स इक्वल टू क्या लिखा था अपन ने, ए इनवर्स भी लिखा था, तो ए इनवर्स की वैल्यू ये आ गई आपकी -1/3 इंटू में 1 -2 एंड 1। ठीक है, इनटू में मैट्रिक्स थी बी जिसमें वैल्यू थी 3 एंड 3। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लो।
ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास ए इनवर्स इक्वल टू क्या आया था, ए इनवर्स इक्वल टू वैल्यू आई अपने पास -1/3 और इनटू में मैट्रिक्स थी 1 -2 एंड 1 और इसके इनटू में मैट्रिक्स थी 3 एंड 3। ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3 कॉन्स्टेंट है तो इसको ऐसा कैसा रख लेंगे, मल्टीप्लाई में है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, मतलब 3 माइनस में 6, फिर दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 3। ठीक है। तो ये ए इनवर्स इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी ए इनवर्स नहीं, अक्स, गलती हो गई है। तो अक्स इक्वल टू -1/3, ये भी -3 और ये भी -3। अब इन दोनों वैल्यू को -1/3 से मल्टीप्लाई कर दे तो अक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 और 1। अक्स इक्वल टू अपनी मैट्रिक्स थी अक्स एंड वाई और इक्वल टू मैट्रिक्स आई अपने पास 1 एंड 1। ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, मतलब कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को अगर अपन कंपेयर कर लेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा एंड y इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये मैट्रिक्स मेथड से इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। तो देखो अब थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन यानी लाइंस हैं, लाइंस के लिए सॉल्यूशन है वो तो आपको 2 वेरिएबल में मिलेगा यानी x एंड y में। जबकि अगर आपको 3 वेरिएबल दिए जाते हैं, 3 वेरिएबल दिए जाते हैं मतलब वापिस क्या आ जाएगा, a1x प्लस b1 y प्लस c1 z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2 y प्लस c2 z इक्वल टू d2, फिर a3x प्लस b3 y प्लस c3 z इक्वल टू d3। ठीक है। इस प्रकार ये 3 वैल्यू आपको दी जाएंगी। तो जब 2 वेरिएबल होते हैं, 2 वेरिएबल देखो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब 3 वेरिएबल होते हैं तो वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपन एक्सरसाइज नंबर 15 में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो 3 के लिए सोल्व करेंगे तो वापस वही, कैसे सोल्व करेंगे कि पहले तो इसके कोफिशिएंट से अपन मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो इसके कोफिशिएंट से मैट्रिक्स कैसे बनेगी, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक है। इनटू में वापस क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू d1 d2 d3। ठीक है। तो इस प्रकार अपन इसके को फैक्टर्स हैं वो फाइंड आउट करके इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है, ये तो मतलब फिलहाल कंसेप्ट है, ये 2/2 मतलब 2 वेरिएबल में अगर कोई आपको लीनियर इक्वेशंस है वो 2 वेरिएबल में दी जाए उनके लिए सॉल्यूशन आपको समझाया है। चलो 3/3 की अपन बाद में बात कर लेंगे, जो है तो बिल्कुल आसान सा ही लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अपन बीच में छोड़ रहे हैं एक बार। लेकिन थोड़ा सा आप डिटर्मिनेंट है उसका ध्यान रखना, क्योंकि जो फिफ्थ एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन है वो वापस डिटर्मिनेंट के भी आ रहे हैं आपके, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पर डिपेंड है, एरिया ऑफ सॉरी एक लाइन की इक्वेशन है उस पर डिपेंड है, और 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने के लिए उस पर डिपेंड है। तो इस प्रकार ये कुछ क्वेश्चन हैं जो अपन उसके मतलब डिटर्मिनेंट के आधार पर जिनको सोल्व किया जाता है। ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान यही रखना, आप सब्सक्राइबर्स हैं वो थोड़े बढ़वाओ, और ताकि हम भी थोड़ा सा इसको और बढ़िया से बना सकें, क्योंकि जब तक आपका रिस्पांस नहीं मिलता है तब तक वो यूँ समझ लो कि हम अकेले हम बस काम करते रहते हैं, जिससे कोई फायदे वाली बात है नहीं। जब तक आप सवाल सामने से पूछते नहीं हो या हमें पता नहीं लगता है कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर इसके व्यूज हैं वो भी बढ़ रहे हैं, या सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ रहे हैं, या फिर अपने को बहुत से आदमी है वो देख रहे हैं, तब हम भी क्या है और भी बेटर करने की कोशिश करते हैं। मोबाइल नंबर वगैरह आप जानते ही हो, व्हाट्सअप वगैरह, कोई भी दिक्कत है एंड टू एंड आप मैसेज करो। अब तक भी 2-3 बच्चे हैं वो लगभग पूछ ही लेते हैं, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा है, चलो कुछ बढ़िया कर तो रहे हैं। तो बाकी आप और है वो भी कोशिश करो बेटा, टाइम है वो निकल जाएगा, लॉकडाउन है वो भी हट जाएगा, उसके बाद सिर्फ यही बचेगा कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो आगे निकल जाएंगे और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पीछे ही रह जाएंगे। तो इसलिए वो ध्यान रखें। ठीक है। चलो।